करण? सर माइनस पी सर माइनस वन वी वन। यस सर माइनस P1V1। ओके, तो जब भी कोई फ्लूइड एंटर करेगा तो वो कितना वर्क कर रहा है? माइनस P1V1, और इस वर्क को हम बोलते हैं फ्लो वर्क। ओके, बट जब कोई एलिमेंट कंट्रोल वॉल्यूम से एग्जिट करेगा तो वो कितना वर्क, वो वर्क करेगा सिस्टम के ऊपर या सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर? सिस्टम करेगा सर। सिस्टम करेगा सराउंडिंग के ऊपर। कितना करेगा? P2V2। तो जो W आउट होगा, सॉरी यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव P2V2। ओके, पॉजिटिव P2V2। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा क्या होगा, एक कंट्रोल वॉल्यूम खुद से भी वर्क कर रहा होगा, जो क्या होगा, जो कितना होगा, जो डिपेंड करेगा कि कौन सी डिवाइस है। इफ इट इज बॉयलर देन दिस कंट्रोल वर्क बाय द कंट्रोल वॉल्यूम इज 0। इफ इट इज टर्बाइन देन वी हैव सम वैल्यू। ओके, सिमिलरली इफ इट इज कंडेंसर देन द वर्क डन इज 0 अगेन, बिकॉज कंडेंसर एंड बॉयलर बोथ आर नॉट द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो जब भी जो कंट्रोल वॉल्यूम होगा वो डिपेंड करेगा कि कंट्रोल वॉल्यूम क्या है हमारा, ठीक है, वो ये वर्क अलग से होगा। बट जो फ्लूइड एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, इसका वर्क अलग से है। ओके, now we have considered this. Okay, so the first law of thermodynamics for open system can be defined by two way. First one steady flow energy equation and second one unsteady flow energy equation. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी फ्लो स्टडी फ्लो कब कहलाएगा? जब उसकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर स्पेस चेंज नहीं होंगी। सपोज हमने कोई, जैसे कंट्रोल, हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसमें हमने कोई पॉइंट लिया, उस पे जो प्रॉपर्टीज है वो फिक्स रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे? स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इसके अंदर नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी होता है। एक्यूमुलेशन मींस कोई भी मास इकट्ठा नहीं हो रहा है, ना ही एनर्जी स्टोर हो रही है, तो ना ही मास स्टोर होगा ना ही एनर्जी स्टोर होगी। इट मींस जितना मास एंटर करेगा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर तो उतना ही बाहर निकल जाएगा, तभी तो स्टोर नहीं होगा। अगर जितना एंटर कर रहा है उससे कम बाहर निकलेगा तो यानी कि स्टोर हो रहा है। ओके, तो जितना हेंस मास एंटरिंग इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द मास लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम। तो जितना इन किया है उतना ही आउट होगा, और उसको हम बोल सकते हैं m डॉट के बराबर। अब ये डॉट क्यों लगाया है? क्योंकि ये रेट दिखा रहा है, ठीक है, रेट दिखा रहा है, यानी कि कितने टाइम के साथ पर सेकंड कितना मास एंटर हो रहा है, केजी पर सेकंड, इस तरीके से हम बता सकते हैं। सिमिलरली जितनी एनर्जी एंटर होगी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर उतनी ही एनर्जी लीव करेगी। ओके, so for the steady flow equation we know two condition. First one, m dot in equals to m dot out, which is equal to m dot. Similarly energy dot in equals to energy dot out. तो जिस रेट से एनर्जी एंटर हो रही होगी उसी रेट से एनर्जी एग्जिट हो रही होगी फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। So what is the energy entering into the control volume? m dot in internal energy, kinetic energy, potential energy प्लस हीट, ठीक है। और एग्जिट क्या कर रही है? m आउट बाहर रखेंगे, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क। यहां तक क्लियर? किसी को कोई यहां तक डाउट था? किसी को यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं यहां तक? सो वी नो दिस dw, ये जो dw है इसमें क्या क्या है? फ्लो वर्क जो इन कर रहा है, फ्लो वर्क जो आउट कर रहा है, और साथ में जो कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क है। तो मैं इसको खोल देता हूं, dw को क्या लिख सकता हूं? जो फ्लूइड एंटर कर रहा था जब एलिमेंट, तो वर्क किसके ऊपर होता? सिस्टम के ऊपर। दैट्स वाई इट इज माइनस P1V1। प्लस जब फ्लूइड एलिमेंट एग्जिट कर रहा है तो सराउंडिंग के ऊपर वर्क हो रहा है, प्लस P2V2 प्लस WCV। अब ये कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो भी होगा जब डिवाइस को हम एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ओके, बाकी की टर्म सारी वैसी की वैसी रही। m डॉट इन ब्रैकेट में u1 प्लस हाफ c1 स्क्वायर प्लस gz1 प्लस dq। ओके, सिमिलरली m आउट u2 प्लस हाफ c2 स्क्वायर प्लस gz2, ये टर्म dw। ओके, अब क्या करा, हमारे पास ये टर्म थी, अब इस वाली टर्म को जो माइनस P1V1 है, जो ये माइनस P1V1 है, इसको मैं सेंड कर दूंगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव P1V1। और किसके साथ रख दूंगा? इस वाली टर्म के साथ। सिमिलरली जो ये वाली टर्म है आपकी P2V2, इसको मैं किसके साथ पुट करूंगा? U2 के साथ। तो जब
U प्लस PV क्या होता है? एंथैल्पी, हमको पता है, तो हम इसको यहां पर रख देंगे, इसको यहां ले जाएंगे, ये हमको इक्वेशन मिलेगी। और इस ये क्या कहलाएगा? एंथैल्पी, तो ये हो जाएगा H1, सिमिलरली ये हो जाएगा H2। तो हम अगर इस इक्वेशन को फिर से रखेंगे तो हमको मिलेगा m डॉट इन ब्रैकेट में H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस DQ इक्वल्स टू m डॉट H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर GZ2 प्लस DWCV। Okay, okay, so we have this equation. Now we know m dot in is equal to m dot out, so we can write, so this will cancel with m out, m dot in will cancel out with m dot out, so we will get H1 plus half C1 square plus GZ1 plus DQ equals to H2 half C2 square GZ2 plus DWCV। ओके, यहां तक सबको क्लियर? कोई परेशानी बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। किसी को कोई डाउट? ओके, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। तो अगर कहीं भी ओपन सिस्टम में हम अगर देखना चाहते हैं कि एनर्जी कहाँ गई, कितनी आई थी, कितनी गई, कैसे बैलेंस हो रही है, तो वी कैन अप्लाई द स्टडी फ्लो energy equation. Okay, so now we have the different engineering device which act as a open system, which are boiler, condenser, turbine, pump, nozzle, throttling process. तो boiler क्या करता है बताइए कोई? हर्ष कुमार सर बेटा आप बताओ। स्टीम जनरेट करता है। कंडेंसर क्या करता है? हर्ष कुमार, हर्ष। यस सर। कंडेंसर क्या करता है बेटा? सर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। हाँ बेटा, कंडक्टर नहीं है, कंडेंसर है। सर कंडेंसर है बेटा, कंडक्टर नहीं है। चार्ज स्टोर। क्या करता है बेटा? स्टीम को सर वाटर में कन्वर्ट करता है। वेपर को वाटर में कन्वर्ट करता है। Yes, तो sir, ये vapor को बॉयलर का रिवर्स होता है। ये क्या करता है? वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। टरबाइन क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती बेटा, वो उसका बात का फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन क्या है उसका? वो जो 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 हमारा हाई स्पीड से जो फ्लूइड या हाई प्रेशर फ्लूइड है, उसको लो प्रेशर फ्लूइड में एक्सपेंड करता है। जब फ्लूइड हमारा एक्सपेंड होता है तो हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है, और मैकेनिकल वर्क में जो मैकेनिकल वर्क मिल रहा है उसको हमने जनरेटर से कनेक्ट किया तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। ओके, पंप क्या करता है? पंप क्या करती है डिवाइस जो पंप होती है? प्रेशर राइज करती है। ठीक है, जो भी हमारा फ्लूइड है, जो लो प्रेशर पे फ्लूइड है, उसको हमको हाइट पे भेजना है, हाई प्रेशर पे भेजना है, तो उसको क्या करता है? उसका प्रेशर राइज करना पड़ेगा पहले। तो पंप क्या करता है? प्रेशर राइज करता है। नोजल क्या करता है? नोजल नोजल क्या करता है बेटा? स्वप्निल, 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 आर यू देयर? स्वप्निल, ओके। तो नोजल क्या करता है? हमारा वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो कोई हमारे पास लो वेलोसिटी में फ्लूइड है, जब वो नोजल के थ्रू पास होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, सो लेट्स कंसीडर दिस डिवाइस वन बाय वन, एंड these all are open system. Okay, so these all are open system जिनके अंदर मास एंटर करता है और लीव करता है। So if we want to apply the first law of thermodynamics for these devices, we have to apply the steady flow energy equation. Okay, so first device is boiler. So boiler is an engineering device which convert water into steam by absorbing heat energy. So that is important कि जो बॉयलर है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, बट उसके लिए उसको क्या एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? हीट एनर्जी। तो हम या कोल या कुछ भी बर्न करेंगे जिसकी वजह से उसको क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी, और जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा। दैट इज क्लियर? रिस्पॉन्स करते रहिए बेटा, पता नहीं चल रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सो व्हाट इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? दीपक बताइए जरा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है?
क्या थी अभी हमने ड्राइव करी थी दीपक? अब आप अपने यस पास सर। एक पेन और पेपर रखेंगे सब, ठीक है? 2 मिनट दे रहा हूं आपको, अपने पास पेन और पेपर रखिए, साथ साथ करेंगे मेरे, तभी समझ में आएगा ये चीज, ठीक है? इसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी इसके आते हैं, ठीक है? और बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं इस वाले पार्ट के, जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है, बट आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए एटलीस्ट। तो अपने पास पेन और पेपर रखिए, 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, अपने पास पेन और पेपर वो रखिए जल्दी से। रेडी? रेडी है बेटा? सबके पास है पेन और पेपर? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. what is steady flow energy equation? क्या है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? Sir, H1 प्लस H1 plus half C1 C1 स्क्वायर square plus plus G dot Z1 Z1 plus GQ is equals to H2 H2 plus half half C2 square plus plus Z dot DZ2 Z2 plus plus DWCV. ओके, यहां तक क्लियर सबको? ओके, फॉर Yes, sir. the boiler the change in kinetic and potential energy is negligible. जब भी हम बॉयलर की बात करते हैं तो उसमें जो चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेग्लिजिबल होता है। यानी कि अगर मान लीजिए जो फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है C1 की वेलोसिटी से और वेलोसिटी से, जो इन दोनों की वेलोसिटी वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत छोटा डिफरेंस है। ओके, सिमिलरली जिस हाइट से एंटर कर रहा है और जिस हाइट से लीव कर रहा है वो डिफरेंस भी बहुत छोटा है। तो चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल। तो हमारी इक्वेशन क्या बन, एनर्जी नेग्लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बताइए? क्या बनेगा? H प्लस डी क्यू प्लस डाउट? कोई डाउट? यही बचेगा बेटा। दीपक क्या बोल रहे हो? दीपक क्या बोल रहे हो बेटा? सर कुछ नहीं, यही बचेगा सर। ओके सर कुछ नहीं, यही बचेगा सर। यही बचेगी ना इक्वेशन? सर तो यही बचेगा। हर्ष बेटा आप माइक ऑफ कर दो, हर्ष सैनी कुछ बोल रहे हो आप? हाँ आप बताओ दीपक। सर कुछ नहीं सर, यही बोल रहे हैं कुछ? ओके, सो वी हैव H1 प्लस DQ इक्वल्स टू H2 प्लस DCV। अब जो बॉयलर है ये बॉयलर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी वर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये जो DWCV है यानी कि जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो कितना वर्क करेगा? 0। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे जो बॉयलर कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करता तो वो 0 होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? H1 प्लस DQ इक्वल्स टू H2। ओके, सो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ DQ, यानी कि कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी हमको बॉयलर। सो दैट इज Q इक्वल्स टू H2 माइनस H1। ओके, तो अगर आपको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? H2 माइनस H1, वेयर H2 इज द एंथैल्पी ऑफ स्टीम। H2 क्या है? जो एग्जिट पे है बॉयलर के। इट मीन्स वहां पे तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया है। दैट मीन्स H2 is the enthalpy of steam and H1 is the enthalpy of water। तो जो एंथैल्पी है जब वो फाइनली बॉयलर से बाहर निकल रहा है माइनस एंथैल्पी जब एंटर कर रहा है। ओके, इतनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर? क्लियर बेटा? Yes, sir. So this Yes, sir. is the heat. This is the heat supply. Okay, this is the heat transferred to the boiler. तो इतने amount of heat हमने ट्रांसफर किए बॉयलर को। नेक्स्ट इज कंडेंसर। सो कंडेंसर कौन सी डिवाइस है? कंडेंसर वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है वेपर्स इनटू लिक्विड बाय रिजेक्टिंग हीट एनर्जी। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, मान लीजिए आप कोई वाटर पैन में वाटर बॉईल कर रहे हैं। जब वाटर बॉईल होता है तो वो जब जैसी बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो आपका लिक्विड क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट स्टार्ट होना शुरू होता है। तो जैसे ही वेपर
फॉर्म होना शुरू होती है, आप उसके ऊपर कोई प्लेट रख दे ठंडी, तो क्या होगा, जो भी आपकी वेपर फॉर्म हो रही है ऊपर उठ रही है, जैसे वो प्लेट से टकराएंगी ठंडी होके, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पर लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। तो यानी कि जब वेपर को क्या करते हैं, जब वेपर से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिक्विड को हीट देते हैं तब वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर से हीट ले लेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन लिक्विड में। तो कंडेंसर में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास वेपर है, वेपर एंटर करते हैं इसमें, और यहाँ पे flow होता है। जब इसमें फ्लो होता है, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। ओके, आपको नहीं आ रही है बेटा, आपको ही नहीं आ रही है बेटा, आवाज क्लियर है? सर सर आप सर आ रही है, क्लियर है। ओके सर अब आ रही है। ओके, ठीक, ओके। सो इफ vapor is entering from this side and continuously moving in this tube and air is flowing in this direction, है ना, अगर इसके थ्रू एयर फ्लो हो रही है तो क्या होगा, वो इस पाइप में जो हीट, जो फ्लूइड है, वेपर है, उसका करेंगी हीट एक्सट्रैक्ट करेंगी। जब हीट एक्सट्रैक्ट करेंगी तो ये वेपर कूल होगा, और कूल होके फाइनली जब यहाँ से एग्जिट करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली आप एयर कंडीशनर में भी देखोगे, आप किसी विंडो एसी के बाहर से पीछे खड़े होते हैं तो अपने इस की ज्योमेट्री दिखेगी, वो यहाँ पर क्या लगा होता है, कंडेंसर ही लगा होता है। तो जो अंदर रेफ्रिजरेंट गैस आती है इस अंदर, वो रिजेक्ट कर, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी क्लियर। यस सर करिए सर वॉइस आपकी नहीं आ सर रही वॉइस सर। क्लियर नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? अब क्लियर है बेटा? हेलो, यस सर। आप माइक ऑफ Yes, कीजिए, sir, clear है। आप लोग माइक ऑफ कीजिए अपने सब, किसी ने माइक खोल रखा है अपना। ओके, अब क्लियर है आवाज, वॉइस क्लियर है बेटा? आप ओके, मैसेज कर सर अब दीजिएगा क्लियर है। रिप्लाईज में। ओके, माइक जी, ऑफ clear है, सर। रखिए सबके सब अपने। इस पे टेक्स्ट पे आप इसमें चैट में डाल दीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, so now apply the steady flow energy equation. The steady flow energy equation will remain same. H1 plus half C1 square plus GZ1 plus DQ equals to H2 plus half C2 square plus GZ2 plus DCV. Okay, now apply. So for the condenser also, the change in kinetic and potential energy is negligible. So for the condenser also, change in kinetic and potential energy is negligible. So we will get the equation H1 plus DQ equals to H2 plus DCV. In the condenser also, there is no work produced or consumed because these are not work producing and consuming device. तो जो ये वैल्यू है आपकी W की, ये भी जीरो हो जाएगी, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम ना ही कोई वर्क कर रहा है, ना ही इसके ऊपर कोई वर्क हो रहा है। So we will find the equation H1 plus DQ equals to H2. But in boiler we are supplying heat, but in condenser we are rejecting heat. So if heat is rejected by the system, this heat interaction will be positive or negative? Negative. सर नेगेटिव। नेगेटिव। Okay, so we will write this dq equals to minus q. Okay, and we will got h2 minus h1. So if we find out the value of q, we will get h1 minus h2. Q is equal to h1 minus h2. Okay, clear? And this is the heat rejected. This is the heat rejected, h1 minus h2. So whenever you write without sign, you have to write heat transfer direction. If आप या तो प्लस या माइनस का साइन लगाइए, या फिर उसके साथ लिखिए कि ये हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम द सिस्टम है कि टू द सिस्टम है। तो ये फ्रॉम द सिस्टम है, यानी कि सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग में हीट। ओके, सो हीट रिजेक्टेड H1 minus H2. Now next device is turbine. Turbine is an engineering device which generate work. तो ये क्या कर रहा है, जनरेट वर्क करता है कैसे, बाय एक्सपेंडिंग फ्लूइड इन अ एडियाबेटिक मैनर। तो इसमें जो एक्सपेंशन होता है फ्लूइड का, जब फ्लूइड हाई प्रेशर का फ्लूइड एंटर करेगा टरबाइन में, तो इस साइड से एंटर करता है। देखिए इस ये वाला जो एरिया है ये छोटा है, ठीक है, इसका सिंबल हमेशा टरबाइन का इस तरीके से बनता है, ये डायमेंशन छोटी है, और जहां से एग्जिट कर रहा है ये डायमेंशन बड़ी है। ओके, तो जब फ्लूइड एंटर करता है इसके अंदर,
तो क्या कर रहा है, इसका प्रेशर हाई है, और जब एग्जिट करेगा एक्सपेंशन हो रहा है, इट मींस प्रेशर विल रिड्यूस। तो प्रेशर डाउन होगा, वॉल्यूम पहले कम होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, पहले वॉल्यूम कम होगा, बाद में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और जो ये प्रोसेस हो रही है कैसे हो रही है, एडियाबेटिक मैनर में। ओके, एडियाबेटिक मैनर में हो रही है, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? एडियाबेटिक हो रही है तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट का हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि हीट ट्रांसफर, ओके, यानी कि हीट ट्रांसफर जीरो होगा। ओके, नाउ अप्लाई द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H1 plus half C1 square plus GZ1 plus DQ equals to H2 plus half C2 square plus GZ2 plus DWCV. Okay, for turbine also the change in kinetic and potential energy is negligible again. Okay, so if the change in kinetic and potential energy is negligible, we will get this equation, H1 plus DQ equals to H2 plus DCV. अब हमको क्या पता है, ये W जीरो होगा क्या? टरबाइन में W जीरो हो सकता है क्योंकि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ओके, ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, बट हमको पता है कि हीट जीरो है। इट मींस द वैल्यू ऑफ DQ इज H1 इक्वल्स टू H2 प्लस DCV। तो जो ये W की वैल्यू है, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? W पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पहले बताइए आप मुझे। सर पॉजिटिव, सर हाँ पॉजिटिव, क्योंकि टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रही है। ओके, सिस्टम वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। व्हेनेवर सिस्टम डू वर्क ऑन द सराउंडिंग इट विल पॉजिटिव। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ WCV व्हिच इज इक्वल टू W इक्वल्स टू H1 माइनस H2। इसको इस तरह भेज देंगे तो W कितना आ जाएगा, H1 माइनस H2। तो टरबाइन ने कितना वर्क प्रोड्यूस किया, H1 माइनस H2। तो दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। सो ये किसने वर्क किया है, सिस्टम ने किया है। ओके, नेक्स्ट इज पंप। अब ये देखिए मैंने टरबाइन कैसे बनाई थी, टरबाइन थी इस तरीके से, और पंप कैसे है, पंप जस्ट इसका अपोजिट है। यानी कि पहले क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है। जब यहां पर एंटर करेगा तो यहां पर प्रेशर कम होगा, बट जब एग्जिट करेगा तो क्या होगा, प्रेशर राइज कर जाएगा। सो पंप इज एन इंजीनियरिंग डिवाइस विच कंज्यूम वर्क। तो हमने देखा कि पंप में हम कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी मोटर को रन करने के लिए। ओके, एंड कंप्रेस द फ्लूइड, सो इट कंज्यूम द वर्क एंड कंप्रेस द फ्लूइड इन एडियाबेटिक मैनर। तो क्या कर रहा है, वर्क कंज्यूम कर रहा है और प्रेशर राइज कर रहा है इन एडियाबेटिक मैनर। तो हमको दो चीजें पता चली, एक तो वर्क कंज्यूम करेगा और दूसरा क्या करेगा, एडियाबेटिक मैनर में करेगा। ओके, so now steady flow energy, apply the steady flow energy equation for pump also। क्योंकि पंप का साइज कितना होता है, बहुत छोटा सा पंप होता है, तो उसमें कहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन नेग्लिजिबल। वी विल गेट द इक्वेशन H1 प्लस DQ इक्वल्स टू H2 प्लस DCV। ओके, बिकॉज द पंप compression is done in adiabatic manner, so this DQ again become 0, and we will get H1 equals to H2 plus DCV. Okay, can you tell me what is the work transfer in the pump? बताइए क्या होगा, W is equal to कितना होगा, H2 minus H1। very good, so this is the work transfer to the system। तो ये work transfer to the system है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस W। okay, and this is H1 minus H2, so there is a minus sign, so we will write it H2 minus H1। okay, and this is the work supply to the system। हमने क्या किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हमने वर्क किया इसलिए वहां पर नेगेटिव साइन आया था। अब हम सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा वर्क है। ओके, दैट इज क्लियर। मैम सर इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम क्यों हुआ? बेटा पंप है ना, पंप में आप प्लग लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो ना। यस सर। तो इलेक्ट्रिक जो आप वर्क कर रहे हो वो किस फॉर्म में कर रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज के उसमें। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक जा रही है आपकी मोटर घूम रही है, तो आपने जो मोटर स्टार्ट करी रन करना, रोटेट करना, वो कहां से करी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो आपने वर्क किया, आपने किसके ऊपर, कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर, अपने जो सिस्टम था उसको वर्क बाहर से सप्लाई किया है। ओके
सर टरबाइन में हमें Clear? इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही चलती है क्या? बेटा ऐसा देखो, टरबाइन सिंपल है, कैसे समझो कि जैसे इधर से वाटर आ रहा है, जब वाटर उसके ऊपर उसकी ब्लेड्स के ऊपर टकराता है ना, तो उसको रोटेट करता हाँ है ना। जब जब वाटर आता है, हाई प्रेशर पे वाटर एंटर करता है जब, तो जब वो उसका प्रेशर ड्रॉप होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टरबाइन रोटेट करना शुरू करती है। और जब एक बार रोटेट करना शुरू होती है, तो उसकी शाफ्ट, जिस शाफ्ट के साथ वो कनेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आपका एक जनरल ड्राइंग दिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा इससे कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब यहां से ऐसे फ्लूइड एंटर करा, ठीक है, तो क्या होगा, अभी फ्लूइड हाई प्रेशर पे है, तो जब वो इसकी ब्लेड्स के सहारे जाता है, तो क्या होता है, उसका प्रेशर ड्रॉप होता है, और ये जो शाफ्ट है ये रोटेट होती है, अगली ब्लेड आती है, ऐसे नंबर्स ऑफ ब्लेड लगी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये एक के बाद एक दूसरी ब्लेड आती है, तो ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। जब ये रोटेट कर रहा है, तो ये किसके ऊपर माउंट है, इस तरीके से शाफ्ट के ऊपर, ये शाफ्ट होगी, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे फैन लगे होंगे जिनके ऊपर, ठीक है, यहां से फ्लूइड आ रहा होगा, तो ये यहां से शाफ्ट घूमेगी, ये शाफ्ट घूमेगी, ये वाली, ठीक है। जब ये शाफ्ट रोटेट होगी, ये किसके साथ कनेक्ट होगी, जनरेटर के साथ, तो आपको जो मैकेनिकल वर्क है वो इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपने तो फ्लूइड एंटर किया था, टरबाइन अपने आप रोटेट हुई, तो यहां पर आपको मैकेनिकल वर्क मिल गया, और आपने इस मैकेनिकल वर्क को जनरेटर की हेल्प से किसमें, इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये हो रहा है टरबाइन में। बट इन केस ऑफ पंप क्या हो रहा है, पंप में क्या हो रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर पे फ्लूइड है ना, तो जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, तो ये रोटेट करना शुरू कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड का प्रेशर राइज हो रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, पंप और टरबाइन। अभी चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग में आगे बढ़ेंगे, ये डिवाइसेस आप पूरे अच्छे से पढ़ेंगे कि टरबाइन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, टरबाइन के कितने टाइप होते हैं, नंबर्स ऑफ टाइप होते हैं टरबाइन के, पंप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैसे वर्किंग होती है, कैसे प्रेशर राइज होता है, ठीक है, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ हमको सिर्फ इतना समझना है कि ये बेसिक एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो कैसे हो रहा है, ठीक है, दैट इज क्लियर। यस सर। आगे बढ़े बेटा। ओके, नाउ next is nozzle. Nozzle is an engineering device which is used to increase the kinetic energy of the fluid. It means यहां पे जो fluid enter होगा वो लो velocity पे होगा, और जब exit करेगा तो high velocity पे होगा। That is clear? Yes, sir. That is clear? Okay. यस सर। Okay. So now apply the steady flow energy equation. H1 plus half सर C1 जो square. फ्लूइड वो एग्जिट होगा उस पे हम अलग से एनर्जी लगाए ना? क्या बेटा? सर जो फ्लूइड एग्जिट होगा इसमें से हाई एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से, तो उसमें भी तो कुछ फोर्स हाँ, लगानी पड़ेगी एक्सटर्नल। उसमें फोर्स लगानी पड़ेगी। आप क्या करते हैं, आपने पाइप, कभी पाइप से पानी भर रहे होंगे, तो आप अगर आप पाइप को आगे से दबा दें, है ना, तो क्या होता है, पानी तेज स्पीड से निकल जाता है ना, पानी तेज स्पीड यस से। सर। जैसे आप मान लीजिए कभी गार्डन में पानी दे रहे हैं ऐसे करके, अगर आप पाइप का एरिया कम कर दें आगे से, तो क्या है, जो आपका प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मास है वो तो उतना ही रहेगा, तो जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही मास एग्जिट करेगा। बट आपने एरिया छोटा कर दिया आगे से, तो क्या हो रहा है, उतना ही मास एंटर कर रहा है, बट अब मास जो मास है वो क्या है, ए इंटू वी। रो, आपका जो मास को आप कैसे लिख सकते हैं, रो ए वी ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी एरिया वेलोसिटी, है ना। तो अगर मान लीजिए एंटर कर रहा है इस वेलोसिटी से इस वाले पार्ट पे, और जो एग्जिट है, अगर मान लीजिए कंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं है, अगर उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती है, तो किसके बराबर होगा, A2V2 के बराबर, A2V2 के बराबर होगा। अगर आपने एरिया छोटा कर दिया, तो ये चीज तो बराबर नहीं है, डेंसिटी तो चलो पहले से बराबर है, अगर आपने एरिया छोटा कर दिया A2 का, तो क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आपने एक्स्ट्रा फोर्स कहां से लगाया, वो तो अपने आप ही एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। नहीं आया समझ में, ये चीज समझ में आई नहीं आई बेटा, किसने पूछा था ये? सर आगे। आ गया सर। आ गया बेटा आशुतोष, अभी समझ में नहीं यस आया? सर, यस आ गया सर, आ गया। Okay. So this is the steady flow energy equation. For the nozzle, we can say change in kinetic and potential energy is zero. Anyone? Anyone in the class? नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वेलोसिटी को तो चेंज कर रहा है मेनली, है ना, ये डिवाइस इसलिए है कि वेलोसिटी को चेंज कर सके। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो।
अगर मान लीजिए ये डेटम हाइट है हमारी, तो यहां से जितना Z1 की स्पीड हाइट है उतनी Z2 की है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ओके, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। सो वी कैन राइट दिस H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस DQ इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस DWCV। ओके, सो हमने क्या करा, हमने पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को हटा दी, जो GZ1 और GZ2 दोनों तरफ लिखा हुआ था उसको हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ओके, नाउ फॉर द नोजल देयर इज नो हीट ट्रांसफर एंड देयर इज नो वर्क ट्रांसफर। तो जो हमारी नोजल होती है उसमें जो एडियाबैटिक होता है पूरा एक्सपेंशन, जो भी हमारा जो फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है उसके थ्रू, तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है, ना ही कोई वर्क प्रोड्यूस होता है। तो जो ये W है और ये जो Q है ये भी जीरो हो जाएगा, एंड वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर। क्लियर? अब जो नोजल में जब फ्लूइड एंटर करता है, जब नोजल में फ्लूइड एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, बट जब एग्जिट करता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये C1 है ये नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन ऑफ C2। देखिए, अगर आपको लेना है तो आप ले भी सकते हैं, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में अगर C1 की वैल्यू नहीं दी है तो आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। अगर हम इसकी वेलोसिटी C1 को C2 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करते हैं तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, H1, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया कि ये बहुत छोटा है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर। अभी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इस चीज को आप खुद फील करोगे कि इस टर्म को रखने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। ओके, अभी आप खुद फील करोगे जब आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल करोगे इसके बाद। तो H1 इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर। तो यहां से अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहें C2 तो कितनी आएगी, C2 इज इक्वल टू, ये इस तरफ चल जाएगा तो H1 माइनस H2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, √2 ब्रैकेट में H1 माइनस H2। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम द नोजल। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट हो रहा है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट इज थ्रॉटलिंग। देखिए बेटा, थ्रॉटलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। एक बार इसको यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी अगर आगे चल के अगर फ्री एक्सपेंशन एक बार मैं देख लूंगा अगर आपके सिलेबस में है कि नहीं है, फिर अगर फ्री एक्सपेंशन के साथ थ्रॉटलिंग दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। थ्रॉटलिंग किसी को याद है क्या, क्या बताई थी मैंने थ्रॉटलिंग क्या होती है? किसी को कुछ याद है? कहीं पे मैंने थ्रॉटलिंग का जिक्र किया हो कभी? नाम तो सुना हुआ है आपने मेरे मुंह से इसका, अब कहां पे सुना है ये याद कीजिए आप लोग, बताइए। मे बी सर इंजन में थ्रॉटल जो होता है। नहीं, इंजन की थ्रॉटल से कोई मतलब नहीं है इसका। सर ओपन इंजन सिस्टम में में सुना throttle था, का- थ्रोटलिंग एग्जांपल दिया था जब आपने शायद। हाँ, थ्रॉटलिंग का ओपन सिस्टम में दिया था, और कहाँ पे दिया था? सर किसी चीज को पकड़ना। हाँ, तो जैसे इसका काम होता है किसी चीज को पकड़ना, मतलब। नहीं, सर किसी हाई प्रेशर फ्लूइड को बहुत ही पतली जगह से निकालना। ये तो आप नेट में देख के बता रहे हो। मैंने बताया था आपको कहां पर, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। मैंने कहा था वैसे तो सारी की सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल होती हैं, बट दो प्रोसेसेस, फ्री एक्सपेंशन एंड थ्रॉटलिंग, आर मोस्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं? जिनका हम पाथ डिफाइन नहीं कर सकते, जो रिवर्सिबल नहीं होती है, जिनको हम ट्रेस नहीं कर सकते कि किस पाथ से जा रहा है, वो क्या होती हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये भी डिस्कस हुआ था ना, तो वहीं पे तुमको बताया था कि थ्रॉटलिंग एक प्रोसेस होती है जो हाईली इरिवर्सिबल होती है, जो परफेक्ट एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। वैसे तो सारी की Yes, सारी sir. प्रोसेस इरिवर्सिबल है, बट अगर आप थ्रॉटलिंग की बात करो तो ये हाईली इरिवर्सिबल है। ओके, सो whenever a fluid is passing through a narrow opening or through a porous medium, तो जब भी कोई फ्लूइड क्या होगा, किसी पतले पाइप से होते हुए जाएगा, पतले मतलब बहुत ज्यादा, बिल्कुल आपके कैपिलरी के ऑर्डर का। तो जब भी कोई फ्लूइड इस पतले पाइप से होकर फ्लो होगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा ड्रास्टिकली, ठीक है, ये वर्ड याद रखेंगे, ड्रास्टिकली। तो यानी कि जो उसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है एकदम से, ठीक है, विच में रिड्यूस टेम्परेचर ऑल्सो। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, विच में रिड्यूस द टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है।
तो जब भी मान लीजिए कोई इस तरीके की पतला सा पाइप होता है, अब आप घर जाके अपने ढूंढेंगे तो आपको एक ऐसे करके फ्रिज के पीछे ऐसे करके पाइप मिल जाएगा, इस तरीके से कॉइल की तरह लिपटा होगा। ठीक है, अगर आप अपने फ्रिज को देखेंगे आज घर जाके, अभी घर जाके कहाँ देखना, आप तो घर में ही है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका फ्रिज है उसके पीछे कंप्रेसर होगा एक काला काला इस तरह से, उसके आसपास आपको ये इस तरीके का पतला सा छोटा सा कॉपर का पाइप मिल जाएगा। ठीक है, जो इस तरीके के शेप में होगा, ज्यादा बड़ा लेंथ लंबी होगी तो इस तरीके से कॉइल में लिपटा होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक बंडल बना हो ऐसे करके पूरा कॉइल का। ठीक है, तो जब भी फ्लूइड क्या होता है इस पतले से पाइप के थ्रू फ्लो होता है, तो क्या होता है, उसका प्रेशर रिड्यूस होता है, और जब भी प्रेशर रिड्यूस होता है तो साथ में टेम्परेचर भी रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, होता नहीं है बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ कंडीशन होती है, वो अभी आप पढ़ने के एलिजिबल नहीं हो। अगर जिस टाइम हम नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे, अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट पढ़ेंगे उस टाइम बताऊंगा कि वो कंडीशन क्या है। ओके, तो जब भी क्या होता है फ्लूइड कोई पास होता है नैरो ओपनिंग से या किसी पोरस प्लस से, पोरस प्लस क्या होता है, आप लोगों ने मिट्टी का बर्तन देखा है जिसमें मटका होता है जो है ना, उसमें छोटे 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 पोरस मीडियम्स होते हैं, पोर्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे, जिसके थ्रू फ्लूइड फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के मीडियम से या फिर बहुत ज्यादा नैरो ओपनिंग से जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसका प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है, जब प्रेशर रिड्यूस होता है तो टेम्परेचर भी रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, यही प्रोसेस रेफ्रिजरेशन में भी यूज होती है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक यहां से फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई फ्लूइड आ रहा है, अब यहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब वो इस पतले से पाइप के थ्रू फ्लो होके जाते हैं तो ऑटोमेटिक की सी बात है कि ये जो फ्लूइड है जब इसके थ्रू पाइप से होते हुए जाएगा इतनी पतले ओपनिंग से, तो उसका प्रेशर रिड्यूस करेगा और साथ में टेम्परेचर भी रिड्यूस करेगा। तो जब इतने पतले पाइप से होते हुए फ्लूइड जाता है तो बहुत ज्यादा हाईली फ्रिक्शन होता है यहाँ पर, और उस फ्रिक्शन की वजह से ये प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। ओके, तो ये थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस है ये क्या है, जब भी कोई फ्लूइड क्या होता है नैरो पाइप से, नैरो ओपनिंग से होकर निकलेगा तो उसका प्रेशर ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा और साथ में टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। ओके, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, ये कौन सी प्रोसेस है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एंड दिस इट इज आल्सो नोन एज आइसेंथैल्पिक। अब देखिए, आपने अभी तक कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी, आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, एक नई प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक मींस क्या कांस्टेंट रहना चाहिए बेटा, एंथैल्पी, एंथैल्पी कांस्टेंट रहनी चाहिए, वेरी गुड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन में हम ये वाली प्रोसेस होती है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको फ्रिज के पीछे आपको ये वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा, कैपिलरी ट्यूब। ओके, सर इन थ्रॉटल, यस सर, अभी आपने पंप में समझाया था कि जब जैसे प्रेशर पंप होता है एक साइड का, उसका जो होता है वो मतलब जो ओपनिंग होती है और नैरो होती है। ठीक है, वहाँ जब प्रेशर, जब मतलब थोड़ा एरिया कम हो जाता है तो वहाँ उसका प्रेशर बढ़ जाता है थोड़ा। और सर यहाँ पे आप बता रहे हो कि प्रेशर घट जाता है जब छोटा पतला पाइप होता है, तो सर मतलब बेटा बेटा ये ना इस ऑर्डर का है, ये जो पाइप है देखो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक आपने किया, आपके पास पानी का वेसल है। ठीक है, पानी का वेसल है, आप इसमें एक पंचर कर दीजिए, आप इसमें क्या कर दीजिए, पंचर कर दीजिए। तो क्या होगा, ये यहां से वाटर फुल है इसमें, आपने जैसे पंचर किया तो पानी की जो फ्लो होगा वो इस तरीके से निकलेगा, बिल्कुल हाई स्पीड से निकलेगा। यस सर, समझ रहे हो? हाँ। अगर आप उसमें कोई छेद कर दोगे तो बिल्कुल तेज तेज स्पीड से निकलेगा। अगर आप इसके होल को थोड़ा मोटा कर दोगे तो पहले पानी यहां तक जा रहा था, अब पानी यहीं तक आएगा, और थोड़ा बड़ा कर दोगे तो यहीं तक आएगा। क्लियर? ये चीज क्लियर हो रही है? यस सर। रिलेट कर पा रहे हो अपने प्रेशर, जो मैंने आपको नोजल में बताया था उससे रिलेट कर पा रहे हो? जितना एरिया कम करूंगा उतनी हाई स्पीड से निकलेगा। बट कभी ऐसा भी तो होता है कि टैंक में आपका बिल्कुल माइन्यूट आपका पंचर है जिससे पानी टप 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 करके निकल रहा है। यस सर। होता है? हाँ, यस तो सर। ये समझ लीजिए, ये जब हम थ्रॉटलिंग की बात कर रहे हैं तो इतनी नैरो ओपनिंग है कि वहां पर ये चीज काम नहीं आ रही है जो यहाँ पर आपका फंडा है ये वाला। समझ लिए, बिल्कुल लीक हो रहा है हल्का हल्का। ठीक है, जबकि इतने छोटे क्रैक में तो और तेज जाना चाहिए था उसको, पानी को, बट नहीं हो रहा ना। इस तरीके से समझिए। तो
जो थ्रॉटलिंग है इतना नैरो पाइप है कि उसके अंदर फ्लूइड उसके अंदर जाता ही नहीं है, एंटर ही नहीं करता है, उसको डिले होता है यहाँ एंटर करने में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस आ जाती है। देखो फिर से समझाता हूं, एक एग्जांपल समझिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, समझ पाओगे। समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। अभी इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है, और ये कम से कम नहीं भी होंगे, ये 10⁻16 15 के ऑर्डर के मॉलिक्यूल है। मैं सिर्फ यहां पर 5-6 दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे एक दूसरे से। अगर मैं इसको नीचे की तरफ लाऊंगा, इस पिस्टन को नीचे की तरफ लाऊंगा, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? सर प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ गए, मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ गए इस तरीके से, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल जो हमारा पिस्टन सिलेंडर, जो हमारा पिस्टन था उसको बिल्कुल नीचे ले आया, तो बिल्कुल मॉलिक्यूल पास पास आ गए, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया। अगर मैं इस पिस्टन को और ऊपर कर दूं, मान लीजिए पिस्टन को मैं यहां ले जाऊं, इतना ऊपर ले जाऊं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? सर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर चले गए। एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। अब थ्रॉटलिंग में क्या हो रहा है, देखिए यहां से आपका फ्लूइड एंटर हुआ, तो जब ये नैरो ओपनिंग है, जब ये नैरो ओपनिंग है तो एक बार में बहुत कम एलिमेंट फ्लूइड एंटर कर पाए, मॉलिक्यूल एंटर कर पाएगा ना। तो जब यहाँ पर जब ये फाइनली थ्रॉटलिंग के बाद निकलेंगे बाहर, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपस में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जा रहा है। ऐसे समझिए आप एक क्लास में 100 बच्चे हो, ठीक है। अभी सब क्या, एक दूसरे को धक्का दे रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, है ना, एक दूसरे को धक्का दे रहे हो, तो अभी क्लास में जो प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब एकदम से दीवार हटा दूं मैं सारी और कहूं कि जाओ भागो ग्राउंड की तरफ, तो आपस सब एक दूसरे से आपस में दूर दूर हो गए, प्रेशर कम हो गया। बट अगेन मैं उस दीवार को न हटा के दरवाजा खोलूं, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा, कि एक बच्चा भी बिल्कुल रगड़ खाते हुए निकले दरवाजे से, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले तो बड़ी मुश्किल से सबके सब दरवाजे की तरफ भागेंगे, छुट्टी होगी जैसे मान लीजिए, कहा कि भागो यहाँ से क्लास से सब, तो सब भागेंगे दरवाजे की तरफ, तो एक दूसरे को धक्का मारेगा, दूसरा तीसरे को मारेगा, एक बार में एक ही जना बाहर निकल पाएगा। बिल्कुल जो गेट है वो इतना खोल रखा कि एक बच्चा भी बहुत मुश्किल से निकल पा रहा है। तो जब एक निकलेगा वो भाग के नीचे की तरफ सीढ़ियों की तरफ जाएगा, दूसरा भागेगा, तो उनके बीच में डिस्टेंस जो हो गई है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। समझ में आया नहीं आया? रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? यस सर। ओके। तो इसीलिए जो थ्रॉटलिंग होती है, नैरो ओपनिंग से जब फ्लूइड पास होता है तो उसका प्रेशर डिक्रीज करता है बेटा, ठीक है। अब वो वहां पर फ्रिक्शन भी इतना हो रहा है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। प्रेशर जब डिक्रीज करता है तो टेम्परेचर घटता है हमेशा, बट इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए कि वो जो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, बट जनरली प्रेशर गिरता ही गिरता है, ओके। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा ड्रास्टिकली, और बट मे रिड्यूस द टेम्परेचर ऑल्सो। तो टेम्परेचर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, वो कंडीशन है, बट जनरली घटता ही घटता है। उसके लिए अलग से कंडीशन होती है, इन्वर्जन कर्व जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है बेटा। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। थ्रॉटलिंग समझ में आ गई, ठीक है। थ्रॉटलिंग ज्यादा अभी इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि एक नैरो पाइप से जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उस प्रोसेस को थ्रॉटलिंग कहते हैं, जिसमें प्रेशर डिक्रीज करता है और टेम्परेचर घट सकता है, ठीक है। सिंपल इतनी सी बात है इसको, और ये हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। मेन पॉइंट याद रखने की जरूरत है, ठीक है। क्या क्या? जब भी कोई फ्लूइड नैरो ओपनिंग पाइप से फ्लो होता है तो उसका प्रेशर डिक्रीज करता है ड्रास्टिकली, और टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता है। इस प्रोसेस को थ्रॉटलिंग बोलते हैं, ये हाईली इरिवर्सिबल है, और इसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ओके। क्लियर? ओके। नाउ लेट्स अप्लाई द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो ये है, अब मैंने आपको बताया एक छोटा सा पाइप होता है तो उसमें चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी तो क्या ही होगा, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, और साथ में ये भी बताया अभी कि देयर इज नो हीट इंटरेक्शन एंड वर्क इंटरेक्शन। तो हीट और वर्क का इंटरेक्शन भी लगभग जीरो ही होता है, ठीक है। तो कोई हीट नहीं, लगभग नहीं, हीट जीरो ही होता है, ठीक है। तो ना ही कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ना ही चेंज इन हीट हुआ, ना ही कोई वर्क ट्रांसफर हुआ। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर। बट जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी लगभग बराबर है। जो वेलोसिटी है, जिस स्पीड से एंटर, क्योंकि एंटर ही जब एक साथ सारे बच्चे एक साथ दरवाजे के में अड़ जाएंगे, तो जो एंटर करेगा दरवाजे से बाहर जाएगा, वो जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतनी ही एग्जिट से भी उतनी वेलोसिटी से जाएगा। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी नेग्लिजिबल है एकदम।
ठीक है, तो इसीलिए जो ये एंथैल्पी H1 है ये इक्वल टू होती है H2 को। इसीलिए मैंने बोला था ये प्रोसेस क्या क्या कहलाती है, आइसेंथैल्पिक, यानी कि एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। जब प्रोसेस आइसेंथैल्पिक है तो जो एंथैल्पी एंटर करेगी वही एंथैल्पी एग्जिट पे होगी। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? सर DW0 कैसे है सर? बेटा देखो, कोई पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये पाइप में हो रहा है, ट्यूब में हो रहा है, तो वर्क कहाँ करेगा वो? किस पे वर्क करेगा? वर्क प्रोड्यूस कैसे करेगा? वो तो फ्लो हो रहा है ना, सिर्फ सिंपल वर्क तो प्रोड्यूस नहीं कर देगा अपने आप ही वो पानी चलते चलते, है ना? तो सिंपल फ्लो ही तो हो रहा है। एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब है आपकी, उसके अंदर से वाटर, इधर से लिक्विड, इधर से फ्लूइड को एंटर कर रहा है, इधर से लीव कर जा रहा है, तो वर्क किस पे करेगा? कोई ऐसे तो वर्क कर नहीं रहा है कि आप यहाँ पे जनरेटर लगा के बिजली बना लो, है ना? तो वर्क तो कोई हो ही नहीं रहा है ना? और हीट ट्रांसफर कोई होता नहीं है इस वाली प्रोसेस में, ठीक है? तो इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आइसेंथैल्पिक, क्योंकि एंथैल्पी जितनी एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट पे है। दैट इज क्लियर? ठीक है, अभी बेटा न्यूमेरिकल करेंगे एक आध, तो आपको ये जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है ये अप्लाई करना और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, दूसरी स्लाइड खोल रहा हूं जिसमें न्यूमेरिकल है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। A blower handles 1 kg per second of air at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, एक ब्लोअर समझते हैं क्या होता है? ब्लोअर समझते हैं क्या होता है? यस सर। एयर को जो गरम ब्लो करता करता है, ठीक है, यानी कि एक तरफ से एयर ले रहा है और दूसरी तरफ से फेंक रहा है। नहीं, गर्म नहीं करता है बेटा, वो तो हीटर हो गया। ब्लोअर मतलब खाली जो फ्लो कराएगा एयर को, ठीक है? एक तरफ से एयर लेगा, दूसरी तरफ से इस तरीके से होता है पंप की, जैसे मान लीजिए आपका हेयर ड्रायर हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरीके से होता है। यहां से एयर सक करेगा और इस तरफ से एयर वापस भेजेगा, ठीक है? तो ब्लैक इसमें तो वो करा था सर एक्सपेरिमेंट उसमें। हाँ, यस 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 यस, ओके। तो सिर्फ एयर का फ्लो कर रहा है। तो आप माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। अब इसका मास फ्लो रेट दे रखा है 1 kg पर सेकेंड, ठीक है, ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एयर जो ले रहा है वो इनलेट पे वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, एंड कंज्यूम अ पावर ऑफ 15 किलोवाट। तो 15 किलोवाट जब ये, क्योंकि इसको जब एयर फ्लो करा रहा तो कुछ ना कुछ इसको पावर भी कंज्यूम करेगा, तभी तो एयर को खींचेगा और दूसरी तरफ फेंकेगा, ठीक है? तो 15 किलोवाट की पावर कंज्यूम कर रहा है। द इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटी ऑफ द एयर आर 100 मीटर पर सेकेंड एंड 150 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो इनलेट हो रहा है, और जो एग्जिट कर रहा है वो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहा है। फाइंड द एग्जिट एयर टेम्परेचर। तो एग्जिट एयर का एग्जिट टेम्परेचर पूछ रहा है कि कितना होगा। एज्यूम एडियाबेटिक कंडीशन, टेक सीपी ऑफ एयर इज 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया था एक इंटरनल एनर्जी और दूसरा बताया था एंथैल्पी। तो जो इंटरनल एनर्जी है इसको मैं लिख सकता हूं MC, कौन सा बताइए? CV। और इसको क्या लिखता हूं? MCP डेल्टा T। डेल्टा टी या T सिंपल। अगर मैं H1 लिख रहा हूं तो T1 और H2 लिख रहा हूं तो T2, ठीक है? दैट इज क्लियर? ओके। सो हमारे पास क्या क्या दे रखा है हमको, देखिए। एक तो हमको मास फ्लो रेट दे रखा है, तो हम ये मानेंगे कि ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिवाइस है, स्टडी फ्लो डिवाइस है, यानी कि जितना मास एंटर करेगा वही मास एग्जिट करेगा, यानी कि हमको m डॉट दे रखा है 1 kg पर मीटर सेकंड, ओके। साथ में हमको इनलेट पे टेम्परेचर दे रखा है T1, पावर दे रखी है W, इनलेट आउटलेट की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, और हमको एग्जिट पे टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है m डॉट, दैट इज 1 kg पर सेकंड, ठीक है। T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, W इक्वल्स टू, अब ये क्या हो रहा है यहां पे देखिए, कंज्यूम है यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव 15 किलोवाट, ओके। वेलोसिटी दी है C1 100 मीटर पर सेकंड, C2 दी है 150 मीटर पर सेकंड, और CP की वैल्यू दी है, और तो कुछ नहीं दिया है। साथ में एक कंडीशन दे रखी है, कौन सी कंडीशन है वो, कि ये एडियाबेटिक है। सॉरी, एडियाबेटिक है, ओके। सो दिस इज अवर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब हमको देखो, हमको क्या करना है, H1 नहीं पता, बट MCP dt लगा के हमको H1 की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है।
दूसरा हाफ C1 स्क्वायर, सी दे रखा है, GZ1 नहीं दिया है, GZ2 नहीं दिया है, ठीक है, DQ 0 है, ये पता है कि ये 0 है, ये 0 है, ठीक है, ये दे रखा है माइनस का 15 किलोवाट। अब बहुत समस्या होने वाली है, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हम 0 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दी नहीं है यहां तो, और ब्लोअर के लिए भी वैसे भी पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ओके, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? किसी को पूछिए, जल्दी आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? कोई कर भी रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। Okay. So this is the given data and this is our equation. So we can assume that the change in potential energy is 0. So our equation will reduce this. We also know there is, this process is adiabatic. So change in heat transfer is also 0. There is no heat interaction. So we will get the equation. So our equation reduced to H1 plus half C1 square equals to H2 plus half C2 square plus DWCV। तो हमारे पास अब C1 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू है और W की वैल्यू है। यहां पर क्या है, हमको क्या, किसकी वैल्यू चाहिए? एंथैल्पी की वैल्यू चाहिए, तो हम MCP dt लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी हम MCP CP T2 लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। यहां पे क्या लिखा हमने, अब देखिए M यहां से भी बाहर ले लिया, क्योंकि M यहां पर भी होता, यहां पर भी होता। अगर इसको कैपिटल H लिखता तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि तो बिना विदाउट M लिख सकते हैं हम CP T1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर इक्वल्स टू CP T2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस DWCV। क्लियर? इस चीज में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। बट अगर आप ऐसे वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी। इस चीज को यहीं पे क्लियर कीजिए कि जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपकी वेलोसिटी किसमें है, वेलोसिटी किसमें है आपकी, मीटर पर काइनेटिक सेकंड। एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या दे रखी है, केजी पर सेकंड सपोज, ठीक है, क्या दे रखी है, केजी पर सेकंड। इसकी क्या है, इसकी बताइए यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको अभी केजी मान लीजिए। अभी मीटर, ये मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये। यस सर। वर्क की डायमेंशन बताइए, चलिए मुझे फोर्स की डायमेंशन बताइए क्या होती है, ये क्या बनेगा बताइए मुझे, ये जूल बनेगा, किलो जूल बनेगा, क्या बनेगा ये, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर को अगर मास केजी में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, जिसका स्क्वायर होगा तो ये बनेगा। ये किसकी यूनिट बनी बताओ, अरे बताइए बेटा। आता है कि नहीं आता है, शुरू से बताऊं कि आता है आप लोग? ML2 -2। देखिए, आवाज ये बंद कीजिए जो कर रहा है पीछे से, मैं बता रहा हूं। 12th लेवल से पढ़ाए थे, 11th लेवल से, ठीक है, क्योंकि 11th का आप पढ़ा हुआ भूल गए, ठीक है। फोर्स क्या होता है बेटा, M/A। फोर्स क्या होता है, M/A होता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी, यस सर। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूं डिस्प्लेसमेंट से तो क्या बनता है, वर्क। तो अगर मैं इसमें मीटर का स्क्वायर और कर दूं तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज जूल, दैट इज जूल ही बनेगा ना। वर्क को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, ओके। बट आपको यहां पर जो ये दे रखा है किलोवाट में दे रखा है, किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकंड, क्या दे रखा है, किलो जूल में। तो अगर आप यहां पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखेंगे
तो जो आपका आंसर आएगा वो जूल में आएगा, बट यहां पर जो रखा हुआ है वो किलो जूल पर सेकंड में रखा हुआ है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको, आप चाहते हैं कि आपका आंसर सही आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब यहां पर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अभी ये यूनिट क्या आ रही है बेटा आपकी, जूल में। तो जब अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा किलो जूल। ये चीज किसकी समझ में नहीं आई? वैसे तो ये 11th लेवल की चीज है, आपको खुद ही आनी चाहिए थी, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी भी किसके समझ में नहीं आया है? बताएं, जल्दी बताएं, टाइम भी हो रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं दोबारा एक बार बता दूंगा, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछेगा। ठीक है, तो हमने क्या रखा, सीपी, क्योंकि सीपी तो पहले से किलो जूल पर केजी केल्विन में दे रखा है, तो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सीपी की वैल्यू रखी, इसको मल्टीप्लाई किया टेम्परेचर से, टेम्परेचर रखेंगे हम केल्विन स्केल में, प्लस डिवाइड किया 1000 से, तो क्या बन गया 2000। वैल्यू रखी C1 की 100, और यहां पर प्लस हाफ 1.005 इंटू T2। T2 हमको नहीं पता, यही हमको निकालना है T2, प्लस हाफ 2000 इंटू C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू कितनी है, V2 सॉरी C2 लिखेंगे, C2 कितना है 150 का स्क्वायर माइनस 15 क्या है, वर्क। यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि वर्क सप्लाई हुआ था, कंज्यूम हुआ था डिवाइस द्वारा। अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ T2 इक्वल्स टू 301.3064 केल्विन, एंड इसको कन्वर्ट करेंगे आप डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये आएगा 28.70 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, चलिए Yes, sir. इसको इसके बाद एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास, ठीक है, और फिर उसके बाद शायद एक और न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद अनस्टडी इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बेटा न्यूमेरिकल्स में आपका रिस्पॉन्स बहुत बेकार है। आप लोगों ने ट्यूटोरियल शीट कितनों ने ट्राई